प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नए अग्रणी नौसेना युद्धपोत आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, भारत विश्व में एक प्रमुख समुद्री शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और रक्षा प्रमुख ने सेना दिवस के अवसर पर देश के साहसी सैनिकों को शुभकामनाएं दी। दक्षिण कोरिया के महाभियोग के बाद राष्ट्रपति यू सुक योल को प्रवर्तन अधिकारियों ने गिरफ्तार किया। मेटा इंडिया ने सीईओ मार्क जकरबर्ग के उस बयान के लिए माफी मांगी है जिसमें 2024 के चुनाव पर टिप्पणी थी। क्रिकेट में राजकोट में भारतीय महिला टीम ने आयरलैंड को तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच में 304 रन से हराकर अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। श्रृंखला 3-0 से जीती। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवी मुंबई के खारघर में इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने पूजा अर्चना भी की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर आध्यात्मिकता और ज्ञान की संपूर्ण परंपरा को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत एक जीवंत भूमि और जीवंत संस्कृति है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति की चेतना आध्यात्मिकता है। श्री मोदी ने कहा कि अगर कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे पहले आध्यात्मिकता को आत्मसात करना होगा। उन्होंने कहा कि हमारी आध्यात्मिक संस्कृति की नींव मानवता की सेवा की भावना है। हर घर में शौचालय बनवाना, हर गरीब महिला को उज्ज्वला का गैस कनेक्शन देना, हर घर तक नल से जल की सुविधा पहुंचाना, हर गरीब को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा देना, 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को इस सुविधा के दायरे में लाना, हर बेघर को पक्के घर देना, ये इसी सेवा भावना के साथ किए गए कार्य हैं जो मेरे लिए हमारी महान सांस्कृतिक परंपरा का प्रसाद है। इस अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विस्तारवाद नहीं बल्कि विकास की भावना से काम करता है। श्री मोदी ने आज मुंबई में नौसेना गोदी में 3 प्रमुख नौसैनिक युद्धपोतों आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत ने सदैव खुले, सुरक्षित, समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन भारत की समुद्री विरासत, नौसेना के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज भारत की समुद्री विरासत, नेवी के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत में नौसेना को नया सामर्थ्य दिया था, नया विजन दिया था। आज उनकी इस पावन धरती पर 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में सबसे पहले कार्रवाई करने वाले देश के रूप में उभरा है। इससे भारत, भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल में वैश्विक भरोसा बढ़ा है। आज भारत पूरे विश्व और खासकर ग्लोबल साउथ में एक भरोसेमंद और जिम्मेदार साथी के रूप में पहचाना जा रहा है। भारत विस्तारवाद नहीं, भारत विकासवाद की भावना से काम करता है। भारत ने हमेशा ओपन, सिक्योर, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन का समर्थन किया है। 77वां थल सेना दिवस आज गर्व और उत्साह के साथ मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने इस अवसर पर सैन्य कर्मियों और पूर्व सैनिकों को शुभकामनाएं दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना दिवस के अवसर पर सेना कर्मियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारतीय सेना अपने साहस, बहादुरी, बलिदान और व्यावसायिकता के लिए जानी जाती है।
हमने रक्षा मंत्रालय में 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया है। इसके अंतर्गत हमने रक्षा मंत्रालय तथा तीनों सेनाओं में जो भी जरूरी रिफॉर्म्स हैं उनके ऊपर कार्य करने का संकल्प लिया है। मुझे विश्वास है कि इस साल के अंत तक हम रक्षा क्षेत्र में कई रिफॉर्म्स को लागू कर चुके होंगे जो भारत के रक्षा क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में तीसरे काशी तमिल संगमम और केटीएस पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि इस वर्ष काशी तमिल संगमम अगले महीने की 15 से 24 तारीख तक मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 10 दिन के इस कार्यक्रम में 1200 प्रतिनिधि, कारीगर और नव प्रवर्तक शामिल होंगे। श्री प्रधान ने कहा कि ये पहली बार होगा जब काशी तमिल संगमम के प्रतिभागी महाकुंभ का आनंद लेंगे और अयोध्या में राम मंदिर का दौरा करेंगे। इस बार काशी तमिल संगमम कुंभ के अंदर होगा। एक रात कुंभ में भी प्रतिनिधि रहने वाले हैं और अयोध्या का विशेषता इस बार ये बढ़ जाती है, महाप्रभु श्री राम जी की जन्मस्थान में भव्य मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत पहला काशी तमिल संगमम होगा। इस वर्ष के आयोजन का विषय सिद्ध चिकित्सा पद्धति और शास्त्रीय तमिल साहित्य में अगस्त्य ऋषि के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डालता है। इस कार्यक्रम में 5 श्रेणियों के अंतर्गत लगभग 1000 लोग भाग लेंगे। इनमें विद्यार्थी, शिक्षक, किसान, कारीगर, पेशेवर, छोटे उद्यमी, महिलाएं और शोधकर्ता शामिल हैं। इसके अलावा सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों से 200 तमिल विद्यार्थियों का एक दल वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या की स्थानीय यात्राओं में भी भाग लेगा। इस आयोजन के लिए पंजीकरण 1 फरवरी तक kashitamil.iitm.ac.in पर किया जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मेटा इंडिया ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग के उस बयान के लिए माफी मांगी है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में मौजूदा सरकार कोविड-19 महामारी से निपटने के अपने तरीके के कारण 2024 में चुनाव हार गई। उनकी इस टिप्पणी को लेकर खड़े हुए विवाद के बीच कंपनी ने माफी मांगी है और इसे अनजाने में हुई गलती बताया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा 2024 के चुनावों पर जकरबर्ग की टिप्पणी की तथ्य जांच करने वाली पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष शिवनाथ ठुकराल ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि मार्क की टिप्पणी कि 2024 के चुनावों में कई मौजूदा पार्टियां फिर से नहीं चुनी गई, कई देशों के लिए सही है लेकिन भारत के लिए नहीं। अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत ने 2024 के चुनावों को 64 करोड़ से अधिक मतदाताओं के साथ आयोजित किया। संचार और आईटी पर संसद की स्थायी समिति के प्रमुख भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि पैनल गलत जानकारी को लेकर मेटा को बुलाएगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर गरीब को पक्का घर देने का लक्ष्य जल्द ही पूरा होगा। मध्य प्रदेश के विदिशा में उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष सितंबर तक 3,68,000 मकान बनाए जा चुके थे। इसके अलावा 8,21,000 नए मकान बनाए जा रहे हैं और इस वर्ष अप्रैल तक इनका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। तो किसान भाइयों, जिनकी 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन है और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन है, उनको भी पीएम आवास दिया जाएगा। और इसलिए अब तय किया है सेल्फ सर्वे भी मान्य होगा। आप अपने मोबाइल से ही सर्वे कर सकते हो। तो इसका फायदा ये होगा कि सर्वे से कोई का नाम कट ही नहीं सकता, सूची में तो तत्काल आ जाएगा। और अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जहां विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ श्रद्धालुओं और भक्तों से गुंजायमान रहा। आज तीसरे दिन श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों तथा आगंतुकों ने त्रिवेणी संगम के विभिन्न घाटों पर स्नान किया। अब तक करीब 3 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। इन पर हेलीकॉप्टरों से पुष्प वर्षा भी की गई। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में सरकार ने साफ सफाई और श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छ तथा गुणवत्तापूर्ण भोजन पर विशेष बल दिया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छ तथा गुणवत्तापूर्ण भोजन सुनिश्चित कर रहे हैं।
ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पूरे मेला क्षेत्र को 5 जोन और 25 सेक्टर में बांटकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। प्रत्येक सेक्टर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी तैनात हैं, जो परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों की नियमित जांच कर रहे हैं। मेला परिसर में स्थित केंद्रीय कार्यालय से खाद्य सुरक्षा के लिए की गई सभी व्यवस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। साथ ही तैनात की गई टीम के जरिए खाद्य पदार्थों की निगरानी भी की जा रही है। श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों को दूषित या मिलावटी भोजन से बचाने के लिए फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स का उपयोग किया जा रहा है। ये मोबाइल प्रयोगशालाएं मेला क्षेत्र में भोजन और पेय पदार्थों का उसी स्थान पर जांच कर रही हैं। होटलों, ढाबों और छोटे खाद्य स्टॉल्स पर बन रहे भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित जांच की जा रही है और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। भारतीय रेलवे ने महाकुंभ के तीसरे दिन 349 नियमित ट्रेनों के अलावा कुंभ के लिए 137 विशेष ट्रेनें संचालित की हैं। रेलवे ने बताया कि 46 दिन तक चलने वाले महाकुंभ के दौरान 13,000 से अधिक ट्रेनें चलाने की योजना है। इनमें से 10,000 से अधिक नियमित और 3,000 से अधिक विशेष ट्रेनें हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चा का विषय है में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना से भारत में हल्दी उत्पादन के प्रोत्साहन पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कई प्रमुख उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। आज नामांकन के चौथे दिन कुल 194 नामांकन दाखिल किए गए। नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार तक चलेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया में तेजी आ गई है और सभी पार्टियों के प्रमुख नेता मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवेश वर्मा ने आज नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। वहीं दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने मालवीय नगर सीट से पर्चा दाखिल किया। इसके अलावा भाजपा उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने कालकाजी विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल किया। इस सीट से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और कांग्रेस की अलका लांबा चुनावी मैदान में हैं। राजधानी में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने अब तक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले में 180 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इसके अलावा कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रावधानों के तहत 7,454 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। दक्षिण कोरिया में महाभियोग के बाद राष्ट्रपति यू सुक योल को प्रवर्तन अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर पिछले महीने मार्शल लॉ लागू करने के अल्पकालिक प्रयास के लिए महाभियोग और विद्रोह का आरोप लगाया गया था। भारत और आयरलैंड के बीच 3 एकदिवसीय महिला क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच भारत ने 304 रन के विशाल अंतर से जीत लिया है। इस जीत से भारत ने श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर ली है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नए अग्रणी नौसेना युद्धपोत INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागशीर राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, भारत विश्व में एक प्रमुख समुद्री शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और रक्षा प्रमुख ने सेना दिवस के अवसर पर देश के साहसी सैनिकों को शुभकामनाएं दी। मेटा इंडिया ने CEO मार्क जकरबर्ग के उस बयान के लिए माफी मांगी है जिसमें उन्होंने 2024 के चुनाव पर टिप्पणी की थी। दक्षिण कोरिया में महाभियोग के बाद राष्ट्रपति यू सुक योल को प्रवर्तन अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है और क्रिकेट में राजकोट में खेले गए भारतीय महिला टीम ने आयरलैंड को तीसरे और अंतिम एकदिवसीय मैच में 304 रन से हराकर अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।